गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम चर्चा कर रहे थे भारत की जनजातियों की, और हमारा अध्याय जो 2 चल रहा था उसी के अंदर हमने पहले विश्व में मिलने वाली एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और साथ साथ में भील जनजाति की चर्चा की। आज का जो वीडियो है बच्चों मुख्य रूप से भील जनजाति से संबंधित है। अब से पहले आप भील जनजाति से संबंधित 2 वीडियो देख चुके होंगे, और आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा वो भील जनजाति से संबंधित अंतिम वीडियो रहेगा। आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो भीलों के वस्त्र, आभूषण और पहनावे की चर्चा करने वाले हैं, और उसके साथ साथ में भीलों के सामाजिक परिदृश्य की चर्चा करने वाले हैं। भीलों का समाज कैसा है, क्या क्या इनकी परंपराएं हैं, और साथ साथ में आस्था और आधुनिक संस्कृति के साथ इन्होंने किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया है, इनकी आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं भीलों के वस्त्र और आभूषणों के ऊपर। भील जनजाति के लोग कौन-कौन से वस्त्र पहनते हैं, कौन-कौन से आभूषण पहनते हैं, इनके द्वारा जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि भील जनजाति के लोग आदिम लोग, पिछड़े हुए लोग जंगलों में रहते हैं, निर्जन क्षेत्रों में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति होने के कारण बच्चों स्वाभाविक सी बात है कि इनके द्वारा जो वस्त्र पहने जाएंगे वो पिछड़ेपन के स्वरूप को दर्शाएंगे। तो भील जनजाति के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से हम ऐसे कहें कि बहुत कम वस्त्र पहने जाते हैं, लगभग नग्न स्थिति इनकी देखने को मिलती है। और विशेष रूप से जो पुरुष संप्रदाय है उसके द्वारा पेड़ों की छाल को धारण किया जाता था, और स्त्रियों के द्वारा हम साधारण भाषा में ऐसे कहें कि घाघरा और पेटीकोट पहना जाता था। लेकिन वर्तमान काल में इनके पहनावे में थोड़ा अंतर आया है, और जो अंतर आया है वो बाहरी लोगों के साथ में संपर्क स्थापित होने से है। बाहरी लोगों के साथ में जो इनका मेलजोल हुआ है, ये बाहरी लोगों के साथ में जो संपर्क में आए उसके कारण ये पहनावे में धीरे धीरे अंतर आता गया है। आज आप देखेंगे पुरुष जो है विशेष रूप से धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनने लग गए हैं। तो ये पुरुषों का जो पहनावा वो छाल से लेकर वर्तमान में धोती, कुर्ता और पैंट शर्ट तक पहुंच गया है। वहीं स्त्रियां जो है, भीलों की जो स्त्रियां होती हैं, स्त्री समुदाय जो होता है भीलों में, वो मुख्य रूप से घाघरा पहनता है, कांचली पहनता है, ओढ़नी पहनता है। घाघरा को आप सब नॉर्मली समझते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा ही पहनावा होता है। कांचली का मतलब होता है स्त्रियों के द्वारा कमर से ऊपर वाले भाग में यहाँ जो टाइट कमीज जो पहनी जाती है उसको कांचली कहा जाता है। सामान्य रूप से आप मान के चलिए तो स्त्रियों के द्वारा कांचली पहनी जाती है, और साथ साथ में ओढ़नी आप इस तरह जानते हैं, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे लुगड़ी टाइप जो होती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, जैसे मीना लोग हैं, गुजर लोग हैं, सैनिक लोग हैं, ये विशेष रूप से ओढ़नी पहनते हैं, लुगड़ी कहते हैं उसको। जैसे पीली पीली है या फिर हम ऐसा कहें कि पिंक टाइप होती है, तो ऐसी जो होती है उसको लुगड़ी कहा जाता है। तो ठीक ऐसे ही लोगों के, स्त्रियों के द्वारा भी लुगड़ी को पहना जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, स्त्रियों में मेल जो होते हैं बच्चे, तो जो छोटे मेल बच्चे होते हैं उनको लंगोट पहनते हैं, और साथ साथ हम देखें कि जो छोटी बच्चियां होती हैं वो घघरी पहनती हैं। तो ये इनका पहनावा है, अलग अलग रूप से अलग अलग प्रकार की आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग प्रकार का पहनावा भीलों के द्वारा पहना जाता है। तो ये इनके वस्त्रों से संबंधित जानकारी। अब हम चलते हैं आभूषण से संबंधित जानकारी। देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अधिक उन्नत नहीं होती कि ये मूल्यवान कीमती धातुओं से बने हुए आभूषण पहन सके।
जैसे हम कहें सोना या हीरा टाइप ऐसे जो आइटम पहन सके, तो यहाँ पे इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ज्यादातर या तो चांदी से बने हुए आभूषण पहनते हैं, या पीतल है, जस्ता है, निकल इनसे बने हुए आभूषणों के लोगों के द्वारा पहना जाता है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि भीलों की जो स्त्रियां होती हैं वो हाथी दांत से बनी हुई जो चूड़ियां होती हैं उनको बड़े चाव से पहनती हैं, और कांच की जो चूड़ियां होती हैं उनको विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और हाथी दांत की जो चूड़ियां होती हैं उनके हाथों में यहाँ से लेकर यहाँ तक भरी हुई होती है। ऐसा नहीं कि जैसे हम हमारे यहाँ पर चूड़ियाँ या चूड़े पहनते हैं स्त्रियाँ, तो एक दो पहली, तीन पहली, चार पाँच, वो सिस्टम नहीं है इनके अंदर। ये पूरा इनका लगभग दोनों पूरे हाथ भरे हुए रहते हैं हाथी दांत की चूड़ियों से। तो हाथी दांत की चूड़ियाँ और साथ साथ में कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वो भील जनजाति की स्त्रियों में विशेष रूप से पहन देखने को मिलती है। साथ साथ में बच्चों स्त्रियां जो होती हैं वो सजने संवरने में विश्वास रखती हैं, और इनके द्वारा अपने शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार के चित्र, नाम वगैरह बुधवाए जाते हैं, उसको बोलते हैं गोदना बुधवाना। जैसे हो सकता है आपने भी अपने परिवार में किसी मेंबर में परिवार का कोई सदस्य देखा हो, परिवार का सदस्य नहीं है तो आसपास निश्चित रूप से किसी ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसने अपने हाथ पर, या हो सकता है इस वाले भाग में, या कहीं न कहीं कोई नाम लिखवा रखा होगा, कोई धार्मिक चिन्ह बनवा रखा होगा। तो ऐसी चीजें जो होती है उनको गोदना बुधवाना कहते हैं। तो और साथ साथ में जैसे देखो कभी कभी देखा ना आपको जो ब्लैक सा लिखा होता है, काला काला सा, काले काले रूप में जो अक्षरों में जो नाम लिखा होता है, चिन्ह बना, तो ऐसे ही भील जनजाति की जो स्त्रियां होती है विशेष रूप से अपने शरीर पर ज्यादातर भागों में, हम ऐसा कहें हाथों पर, या फिर हम ऐसा कहें कि उनके इधर यहाँ ये जो भाग कान की जो नीचे वाली लो होती है इनके ऊपर, नाक के ऊपर, यहाँ तक कि नीचे बैक में देखिए कि जो गर्दन के नीचे वाला भाग है वहां पर, तो इनके अंदर विशेष रूप से गोदने गुदवाने का जो चलन है बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और बहुत चाव से लोग गोदने गुदवाने की जो प्रक्रिया होती है वो महिलाओं में देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो बिंदु था वस्त्रों से संबंधित था, इस प्रकार के वीडियो वस्त्र देखने को मिलते हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट किस प्रकार से आभूषण इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों भीलों के सामाजिक परिदृश्य को। समाज कैसा है, समाज का परिदृश्य कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसी देखने को मिलती है। तो समाज में सामाजिक परिदृश्य में बच्चों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परिवार की। इसकी चर्चा करेंगे परिवार, कैसा इनका परिवार होता है। तो देखिए भील जनजाति के जो परिवार पाए जाते हैं बच्चों, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है परिवार को चलाने में घर के जो सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, अब वो हो सकता है पिता हो या हो सकता है दादा हो, कुछ भी हो, तो बड़ा जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है, उसका स्वामित्व देखने को मिलता है, उसी के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि हमें परिवार का जो मुख्य होता है, घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग पुरुष होता है। तो पितृसत्तात्मक प्रणाली देखने को मिलती है। और साथ साथ हम ये बात नहीं चलिए कि इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग जो कुल पाए जाते हैं, अलग अलग कुल के लोगों का अलग अलग गण चिन्ह होता है। भाई किसी कुल का ये कोई धार्मिक चिन्ह मान लिया, त्रिशूल मान लिया, ढोल मान लिया, हो सकता कुछ भी हो, कोई पक्षी का चिन्ह मान लिया, तो जो कुल अलग अलग होते हैं उन कुलों का गण चिन्ह अलग होता है, अलग निशानी होती है, एक तरह से मान के चलिए। तो गण चिन्ह अलग अलग होता है, और इनके अंदर परिवारों के अंदर ये देखने की विशेष रूप से, चाहे कोई युवा हो या फिर कोई वृद्ध पुरुष हो, उसकी पत्नी अवश्य मिलती है। ऐसा नहीं कि कोई भी पुरुष कंवारा रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, कंवारा नहीं कह सकता। युवा है तो भी पत्नी मिलेगी, बुजुर्ग है तो भी पत्नी मिलेगी। ऐसे नहीं जैसे हमारे ज्यादातर समाज के अंदर मान लीजिए या तो कंवारे रह जाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है शादी होगी, शादी के कुछ समय बाद में पत्नी का देहांत हो गया तो वो फिर हम विधुर हो जाता है। लेकिन इतने ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो दोबारा शादी कर ली जाती है। तो कंवारे नहीं रहते, युवा और वृद्ध तक सभी पुरुष जो होते कभी भी कंवारे नहीं होते और उनकी पत्नी होती। एक और चीज है बच्चों, इनके अंदर बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक भील पुरुष एक ही पत्नी रखेगा, हो सकता है एक भील पुरुष के बहुत सारी पत्नियां, एक भील पुरुष जो होता है बहुत सारी पत्नियां रखता है, तो बहुपत्नी प्रथा भी इनके अंदर देखने को मिलती है। अब इनका समाज जो है सिर्फ मान्यता देता है,
और मान्यता देने के कारण उनके समाज में स्थिति क्या है, मान्य परंपरा धीरे धीरे चलती जा रही है। अब हम चर्चा करते हैं कि इनमें शादी विवाह कैसे होते हैं, वैवाहिक जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो दूसरा पॉइंट हम डाले कि बच्चों की दिनों का जो वैवाहिक प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। तो विवाह कैसे होता है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो इनका जो समाज है उसमें लड़की जो होती है उसको प्रधानता दी जाती है, यानी जो लड़के वाला होता है वो लड़की वाले के घर पे जाता है लड़की का हाथ मांगने के लिए। हमारे समाज की तरह नहीं कि जैसे कि लड़की वाला जो होता है वो लड़के वाले के घर जाता है, उल्टा होता है। लड़के वाला जो होगा वो लड़की वाले के घर पे जाएगा लड़की का हाथ मांगने के लिए। और दोनों पक्ष यदि राजी हो जाते हैं तो दोनों पक्ष राजी होने के बाद में क्या करते हैं, कन्या शादी जो की जाएगी, लड़की की शादी की जाएगी, उसके बदले में कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है, कन्या की कीमत देनी पड़ती है। लड़की जो होती है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि पैसे के बदले में लड़की की शादी की जाए। तो पैसे के बदले में या कन्या का मूल्य चुकाकर जो शादी की जाती है उनको इनके स्थानीय नाम में दापा प्रथा कहते हैं। कहते हैं दापा प्रथा। ध्यान देना एक किस्म बनता है आपका दापा प्रथा किसे कहते हैं। भील जनजाति में कन्या का मूल्य चुकाने की जो प्रथा होती है बच्चों उसे किसके नाम जानते हैं, दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से आप ये मान के चलिए कि जो वधु का जो पक्ष होता है, लड़की वाला जो पक्ष होता है वो मजबूत होता है और लड़के वाला जो पक्ष होता है वो कमजोर होता है। यानी कहने का मतलब झुकना किसको पड़ता है, वर पक्ष को लड़की के पक्ष के सामने जाकर झुकना पड़ता है। दूसरी चीज हम इनमें देखें कि ये तो कौन सी होगी, दापा प्रथा। एक विवाह करने के दौरान एक परंपरा ऐसी भी मिलती है कि कोई वीर पुरुष युद्ध कौशल में, लड़ाई में, कुश्ती में, दंगलों में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करता है, अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो ऐसे अवसरों पर जो विजय पुरुष होता है, जो जीत जाता है कुश्ती को, दंगल को, या मान लीजिए आपस में जो छोटी मोटी खेल आयोजित होते हैं उसमें जो विजेता पुरुष होता है वो क्या कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लड़की को चुनकर उससे शादी कर सकता है। तो इस प्रकार से शौर्य का प्रदर्शन, पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले पुरुष के द्वारा इच्छानुसार लड़की से जो शादी करने की प्रक्रिया होती है, इच्छानुसार लड़की को चुनकर शादी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम गोल गधेड़ो प्रथा के नाम से जानते हैं। इनकी भाषा में क्या कहा जाता है, गोल गधेड़ो प्रथा कहते हैं। ये उस प्रथा को गोल गधेड़ो प्रथा के नाम से जानते हैं। एक यहाँ से बन सकता है आपका एग्जाम में कि गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में है, तो कौन सी जनजाति में, भील जनजाति में। ध्यान रखना, घुमाकर पूछा जा सकता है गोल गधेड़ो प्रथा का संबंध किस जनजाति से, कौन जनजाति से, भील जनजाति से। तो ये कितने क्या थी बच्चों, वैवाहिक प्रक्रिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, आस्था और विश्वास के ऊपर। ये किस चीज को मानते हैं और किसको नहीं मानते, तो आस्था और विश्वास। तो देखो ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, भील जनजाति के जो लोग हैं हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले हैं और इसी कारण भगवान में विश्वास रखते हैं। और भगवान में विश्वास रखने के साथ साथ प्रकृति में विश्वास रखते हैं, प्रकृति की माता के समान पूजा करते हैं। जो वातावरण है, पर्यावरण है, प्रकृति के रूप में उसको ये माता के समान पूजते हैं। और साथ साथ में जो खेती में काम में लिए जाने वाले यंत्र और उपकरण होते जैसे हल वगैरह हो गए उनकी भी पूजा करते हैं। ऐसा मानते हैं कि इनके कारण इनका जीवन संचालित हो रहा है, तो कृषि यंत्रों की भी इनके द्वारा क्या की जाती है, पूजा की जाती है। एक चीज और है कि इतनी अधिक विश्वास रखते हैं, इतनी अधिक आस्था रखते हैं कि ये अंधविश्वासी होते हैं, यानी आंख बंद करके ही विश्वास करने वाले होते हैं। अंधविश्वासी होते हैं और अंधविश्वासी होने के कारण ये जादू टोने और टोटके में विश्वास करते हैं। और जादू टोने टोटके को करने वाला इनके समाज में निश्चित व्यक्ति होता है जादूगर के रूप में। वो ये झाड़ फूक और जादू टोने टोटके का कार्य करता है। वो विचित्र वेशभूषा धारण करता है, सिर पर मोर के पंख या पक्षियों के पंख धारण करता है, गले में हड्डियों की माला भी धारण करता है। तो ये विचित्र वेशभूषा वाला जो पुरुष होता है वो इनके जादू टोने टोटके और भूत प्रेत का जो विश्वास होता है उसको संपन्न कराने के लिए काम आता है। तो ये उसमें अगाध विश्वास रखता है, किसके अंदर, भगवान के अंदर। प्रकृति पूजक होते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं और साथ साथ में इनके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे नाग देवता को पूजा जाता है और नाग देवता के साथ साथ में इनके द्वारा भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। भगवान शंकर के साथ में काली माता, भैरव बाबा जो
होते हैं उनकी भी पूजा इन लोगों के द्वारा विशेष रूप से की जाती है। तो ये इनका जो आस्था और विश्वास से संबंधित तथ्य था कि कैसे कैसे उनकी आस्था विश्वास कैसे। उसके बाद में हम चलते हैं बच्चों तीज त्योहार कैसे मनाते हैं। इनकी जो तीज त्योहार है, सामाजिक परंपराएं हैं, त्योहार कैसे मनाए जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे होली दीपावली मनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से भी जनजाति के लोगों के द्वारा भी होली और दिवाली मनाई जाती है। होली माता के लंबे समय तक महीनों तक गीत गाते रहते हैं। देखिए खैर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, अदरवाइज जब हम आपके छोटे बच्चे थे 5-6 साल के थे तो हमने भी हमारे आसपास हमारे स्वाधीन वाले क्षेत्र के अंदर भी होली के समय क्या किया जाता था, छोटी छोटी लड़कियों के द्वारा एक लगभग 15 से 20 दिन तक होली के गीत गाए जाते थे। हालांकि वर्तमान में परंपरा रही नहीं, तो इनमें आज भी महीनों तक होली माता के गीत गाए जाते हैं। होली की मतलब होली मनाते हैं, धूमधाम से होली मनाई जाती है, दिवाली के द्वारा धूमधाम से मनाई जाती है। और साथ साथ हम देखें कि लोगों के द्वारा घूमर और गैर जैसे नृत्य भी किए जाते हैं। मनोरंजन के लिए घूमर और गैर जैसे नृत्यों को भी लोगों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इनका जो सबसे प्रमुख त्योहार है बच्चों वेणेश्वर धाम का मेला। वेणेश्वर धाम का मेला ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखने वाली बात है और इसको तो आप बिल्कुल याद करिए। वेणेश्वर धाम का मेला देखिए पूरे भील जनजाति के अंदर, चाहे राजस्थान में रह रही हो, गुजरात में रह रही हो, महाराष्ट्र में रह रही हो, मध्य प्रदेश में रह रही हो, भीलों का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो ये वेणेश्वर धाम का मेला है। भीलों का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? वेणेश्वर धाम का मेला है। और ये हमारे राजस्थान के अंदर लगभग जनवरी फरवरी में डूंगरपुर जिले के अंदर सोम है, माही और जाखल नदियों का जो संगम है वहां पर लगता है। तो वेणेश्वर धाम का मेला सोम, माही और जाखल नदियों के संगम पर लगने वाला भीलों का सबसे प्रसिद्ध मेला है। एक तरह से आप ये मान के चलिए भीलों के लिए सबसे बड़े तीर्थ के समान, जैसे हम बोलते हैं 4 धाम, तो भीलों का 4 धाम आप इसी को मान लीजिए। भीलों का सबसे प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है वो कौन सा? वेणेश्वर धाम का मेला। तो ये होली दिवाली से संबंधित चीजें आगे भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे और साथ साथ में बच्चों देखो भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ में लोगों के द्वारा आग के चारों आग जलाई जाती है और उसके चारों घूम घूम कर लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा रात्रि के समय लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला देखिए अभी तो मनोरंजन के नए नए साधन आ गए, आपके सामने टीवी देखने को मिल गई और एलईडी आ गई और नया वर्जन भी आ जाएगा, निश्चित सी बात है। लेकिन पहले के समय जब मनोरंजन के साधन नहीं थे, टीवी वगैरह नहीं थी, तो उस समय क्या किया जाता था? लोक कलाकारों के द्वारा अलग अलग प्रकार की लीलाएं की जाती, जगह जगह जाकर, शहर के अंदर, वार्ड और मोहल्ले के अंदर जाकर, गाँव के अंदर जाकर जैसे रासलीला की जाती थी। भगवान कृष्ण से संबंधित जो लीला होती थी उसको रासलीला कहते थे और भगवान राम से संबंधित जो लीला होती उसको रामलीला कहते थे। तो अलग अलग समय पर रामलीलाएं और रासलीलाएं की जाती थी। हमारे समाज में ये चीज लुप्त हो गई लगभग, लेकिन भीलों में आज भी भगवान कृष्ण से संबंधित जो रासलीला है वो मनोरंजन का मुख्य साधन बनी हुई है, क्योंकि इनके यहाँ आज भी टीवी और हमारी तरह एलईडी की स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो ये इनके तीज त्योहार से संबंधित जानकारी जिसकी हमने चर्चा की। अब देखिए संचार के साथ कम्युनिकेशन का जो मोड है वो कैसा है, तो संचार की प्रक्रिया कैसे उसकी चर्चा करने वाले बच्चों तो देखो हमारी तरह इनके पास न तो लैंडलाइन फोन मिलता है, न एंड्रॉइड फोन मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे दोनों का मोबाइल फोन का लगभग अभाव है। तो आज भी यदि मान लीजिए तो इनको आपस में लोगों को संपर्क करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे संपर्क करना है और स्कूल के प्रिंसिपल महोदय से हेडमास्टर के साथ संपर्क करना है, फोन करूंगा सर बताओ मेरा संपर्क तो हो गया। लेकिन इनको मान लीजिए आसपास में दूसरी ढाड़ी है या दूसरा कोई छोटा सा मकान का समूह है, उनके लोगों से बात करनी है, उनको बुलाना है, उनके पास फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, किसी एक जो ढोल वाला होता है ऊंचे मचान पे जाकर क्या करता है, ढोल बजाता है और उसकी ध्वनि उसकी आवाज जहां तक जाती है उस ध्वनि को सुनकर ही लोग उस स्थान पर आकर के जाके एकत्रित हो जाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, ध्वनि का जो प्रकार होता है अलग अलग होता है, किस उद्देश्य से लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, उसमें क्या पुरुष आने हैं या फिर स्त्रियों को भी आना है, अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाली जाती है और उसी से सुनकर ये लोग आपस में संचार की जो प्रक्रिया उसको संपन्न करते हैं। एक और युद्ध जब होता है, आपस में युद्ध हो जाता है, आस पड़ोस में युद्ध हो जाता है, तो युद्ध में जाने से पहले ये रणघोष करते हैं।
रणभूर समझते हैं ना, जैसे झांसी की रानी थी जो युद्ध करने के लिए जाती थी तो पूरी सेना के अंदर एक आप ऐसे माने जोश का संचार करने के लिए रणघोष किया जाता था। कोई भी युद्ध हो हमेशा रणघोष होता है। राजा जो होता है अपनी सेना को जोश प्रदान करने के लिए रणघोष करता है। तो झांसी की रानी क्या बोलती थी? हर हर महादेव। क्या बोलती थी? हर हर महादेव। तो जैसे हर हर महादेव बोला जाता था, पूरे आदमी जो योद्धा होते थे उनके खून में जोश भर जाता था और फिर वो आगे पीछे भी सोचते हैं कि हम होता युद्ध में जीतना या फिर शहीद होना, वीर गति को प्राप्त। इसी प्रकार से ये लोग युद्ध में जाने से पहले रणघोष करते हैं और उसको कहा जाता है फाइले फाइले। क्या कहा जाता है? फाइले फाइले। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक मेन प्रश्न बन गया कि भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले रणघोष को क्या कहते हैं? तो रणघोष को क्या कहा जाता है? फाइले फाइले कहा जाता है। पूरी जो एक आपने मानी पाल का मुखिया होता है, कल हमने चर्चा की थी कि छोटे गांव का समूह तो फला कहलाता है और एक होता है पाल कहलाता है, ठीक है ना। तो पाल का जो मुखिया होता है बच्चों क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। और साथ साथ में इनका जो मार्गदर्शन करने वाला होता है, वो दिशा निर्देशन करने वाला होता है, उसको ये बोलावा कहते हैं। बोलावा के नाम से गांव का मुखिया जो होता है वो गमेती कहलाता है और मार्गदर्शन करने वाले को क्या कहा जाता है? बोलावा कहा जाता है। तो मैं बोर्ड पे जो चीज लिख रहा हूँ ना वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। मैं बोल रहा हूँ अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर जितने भी मेन पॉइंट आपके मेरे द्वारा लिखे जा रहे हैं और जो विशेष रूप से आपके ध्यान की जिनको मैंने गोले के अंदर कर रखा है, उन गोले के अंदर वाली चीजों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये क्या होगा? आप ये मान के चलिए कि आसपास संगठित हो गया और संचार भी हो गया। अब हम देखते हैं वर्तमान में भीलों की स्थिति कैसे बदलती जाती है। आधुनिक समाज से क्या इनके ऊपर फर्क पड़ा है? आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके ऊपर क्या फर्क पड़ा है? कैसे भीलों का स्वरूप बदल रहा है? तो देखिए, पहले की तरह अभी लोगों के द्वारा कृषि पर ज्यादा निर्भरता जो देखने को मिलती थी वो अब फिलहाल देखने को नहीं मिली। बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने से ये लोग अब कृषि के स्थान पर क्या करने लगे हैं? मेहनत मजदूरी करने। आसपास के कस्बों में चले जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, रिक्शा चालक का कार्य करने लगे। और साथ साथ में अपने पहनावे में अंतर आ गया। पहले जो आप लोगों को देख रहे थे या फिर जो छाल देख रहे थे उनकी जगह ही कुर्ता पजामा पैंट शर्ट धोती तो ये पहनने लगे। और साथ साथ में जो आगे जाने के जो साधन थे वो भी धीरे धीरे बदलते जा रहे। और बाहर कुछ ऐसे जो ज्यादा बाहर आगे भील जाति के लोग, हो सकता है वो छोटी मोटी घरों के अंदर जैसे नौकर का काम करते हैं वो भी करने लगे। तो बाहरी लोगों के संपर्क में आने से दिशा और संस्कृति दोनों बदलती जा रही। इनका जो स्वभाव पहले सरल स्वभाव, शांत स्वभाव, भोले वाले होते थे, अब धीरे धीरे हमारे जैसे लोगों के संपर्क में आने से, बाहरी लोगों के संपर्क में आने से ये लोग चतुर और चालाक भी होते जा रहे। सीधी सी बात है, जब जैसी संस्कृति मिलेगी, जैसा संपर्क मिलेगा, वैसे ही क्या होंगे आगे जाके इनके अंदर परिवर्तन आने वाला। और साथ साथ देखिए सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। आवास संबंधी योजना है, जैसे हम देखेंगे इंदिरा आवास योजना है, राजीव आवास योजना शहरों के अंदर, या फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी योजनाएं चल रही है। स्कूलों के अंदर जो बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, फ्री में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, खाने के लिए भोजन दिया जा रहा है, आहार संबंधी योजनाएं चल रही है। ऐसी सभी योजनाओं को सरकार को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बदल सके और हमारी ये जो भारत के अंदर जो भील जनजाति निवास करती है उसका सामाजिक आर्थिक उन्नयन हो सके, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो निश्चित सी बात है, आधुनिक संस्कृति और समाज के संपर्क में आने से भील जनजाति की संस्कृति और समाज में धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं। तो ये हमारा भील जनजाति संस्कृति वीडियो था बच्चों, और ये यही समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक भारत की नई जनजाति लेकर आएंगे। तो भारत की नई जनजाति की चर्चा जो होगी अगले वीडियो में होगी। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, और जितने भी मैंने जो शब्द लिखे हैं, जिनके ऊपर गोला बनाया है, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि एग्जाम में, क्योंकि सारे के सारे जो है एग्जाम में आने के दृष्टिकोण में बहुत इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं या क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से एक बार देखें। धन्यवाद।